दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो जीएस के टॉप क्वेश्चंस में से हैं। ये क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी उपराष्ट्रपति को, डी लोकसभा अध्यक्ष को। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा का उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? नंबर 1 संवैधानिक मामले, 2 नागरिक मामले, 3 आपराधिक मामले, 4 विशेष अवकाश। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 1 2 3 4 ये चारों इसमें सही हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संवैधानिक मामले भी आते हैं, नागरिक मामले, अपीलीय आपराधिक मामले और विशेष अवकाश। ये सब सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। संविधान का अनुच्छेद 132 1 133 1 134 के तहत संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी भी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश जिसमें उच्च न्यायालय में संवैधानिक व्याख्या से संबंधित प्रमुख कानूनी मुद्दे शामिल हैं, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का आह्वान करने के लिए किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में सही है? नंबर 1 है, लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति भी शामिल हैं। दूसरा है, इसके अनुसार लोकपाल के 30% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से होंगे। इसमें कौन सा करेक्ट है? इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, इनमें दोनों गलत हैं, दोनों सही नहीं हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ये तो सही है, लेकिन इसे सार्वजनिक कार्यालयों और भ्रष्टाचार और जवाबदेही से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए भारत के संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। ठीक है, और दूसरी बात है, इसमें केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रमुख विशेषता क्या है? इसका उद्देश्य है केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक समान सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी रणनीति प्रदान करना। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री आता है, राष्ट्रपति नहीं आता है। ठीक है, मंत्रीगण आते हैं, संसद सदस्य और केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं, इसलिए ये एक सही नहीं है। इसमें राष्ट्रपति की बात हो रही है। दूसरा है, इसके अनुसार लोकपाल 30% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाओं में से होते हैं, तो ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिनमें 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। ठीक है, ये 50% क्या होते हैं? न्यायिक सदस्य होते हैं। लोकपाल 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होंगे। तो यहाँ क्या है, ये 50% अगर होता तो ये सही हो जाता, 30% नहीं 50%। इसके अनुसार लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं से होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पेमेंट बैंक के संबंध में सही है? ऑप्शन ए, वे मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते। बी, वे भुगतान और प्रेषण सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। सी, वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। डी, वे अनिवासी भारतीयों की जमा स्वीकार कर सकते हैं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, एक भुगतान बैंक किसी भी दूसरी बैंक के समान ही है, लेकिन एक छोटे पैमाने पर काम करता है। एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक इसके उदाहरण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत शामिल है? ऑप्शन ए, वित्तीय साक्षरता। बी, लाभार्थी को रुपे डेबिट कार्ड प्रदान किया जाना। सी, बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच। डी, उपर्युक्त सभी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें सभी सही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY देश के सभी परिवारों के वित्तीय समावेशन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण है। इसे 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, 28 अगस्त 2014, ये याद कर लेंगे। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को लागू हुई थी। इसमें हर एक परिवार के लिए न्यूनतम एक बुनियादी बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच बनाई गई है। 1 लाख रुपए के अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर के साथ लाभार्थी को लॉन्च डेबिट कार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें विकल्प डी सही है, वित्तीय साक्षरता, लाभार्थी को रुपए डेबिट कार्ड, बैंकिंग सुविधा तक सार्वभौमिक पहुंच। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रतिभूति, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 1986, बी 1988, सी 1992, डी 1995। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1988। ठीक है दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड का गठन भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 12 अप्रैल 1988 को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। 1992 में सेबी को वैधानिक निकाय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधान 30 जनवरी 1992 को लागू हुआ था। ठीक है, तो 1988 इसमें करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जॉन मेनार्ड कीन्स, बी कार्ल मार्क्स, सी विलियम फिलिप्स, डी एडम स्मिथ। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, जॉन मेनार्ड कीन्स। दोस्तों, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स की पुस्तक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी है। ये 1936 में प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लोकटक झील को मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1993, बी वर्ष 1994, सी वर्ष 1995, डी वर्ष 1996। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1993। ठीक है, लोकटक झील को वर्ष 1993 में मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। ये मणिपुर की झील है। ठीक है, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। और राजस्थान के केवला राष्ट्रीय उद्यान को जल की कमी की वजह से 1990 में मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ग्रीन शू ऑप्शन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शेयर बाजार से, बी बैंकिंग से, सी बीमा क्षेत्र, डी बहा क्षेत्र। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शेयर बाजार। दोस्तों, ग्रीन शू ऑप्शन एक अति आवंटन विकल्प है। इस शब्द का प्रयोग आमतौर पर शेयर पेशकश के एक विशेष व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक IPO जो निवेश बैंकों किसी पूंजी को जोखिम में डाले बिना पेशकश के बाद शेयर का मूल्य
स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। इसके तहत पहली बार शेयर जारी करने वाली कंपनी को जनता को कुछ इसके अलावा शेयर बेचने की अनुमति दी जाती है। आमतौर पर 15% होती है, जिसे अति आवंटन प्रावधान के रूप में जाना जाता है। तो ग्रीन शू ऑप्शन शेयर बाजार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश का जिला सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सांडी पश्चिम बिहार हरदोई, बी सुर सरोवर बिहार आगरा, सी विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा, डी पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार प्रतापगढ़। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको बिल्कुल रट लेंगे। ये चारों आप इसमें याद कर लेंगे। पश्चिम बिहार से उत्तर प्रदेश से संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके एग्ज़ाम में। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार प्रतापगढ़। दोस्तों ये पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ में नहीं है, गलत है, ये गोंडा में है। ठीक है, गोंडा। और सांडी पश्चिम बिहार हरदोई बिल्कुल सही है, सुरसरोवर पश्चिम बिहार आगरा सही है, विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा ये भी सही है। ठीक है, और प्रतापगढ़ ये अर्गा पश्चिम बिहार नहीं है, गोंडा में है। प्रतापगढ़ में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार। ठीक है, ये याद कर लेंगे, BR अंबेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए रामपुर, बी सहारनपुर, सी बागपत, डी अलीगढ़। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रामपुर। दोस्तों उत्तर प्रदेश का रामपुर ज़िला हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, हरियाणा के साथ सीमा साझा करने वाले ज़िले हैं सहारनपुर, बागपत, अलीगढ़ और मथुरा। ये भी हरियाणा के साथ ज़िला जो है वो हरियाणा के साथ इसकी सीमा साझा करता है। शामली है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है। ये ज़िले हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं, रामपुर सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ में, बी नोएडा में, सी वाराणसी में, डी कानपुर में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कानपुर में। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में स्थित है। ठीक है, और लखनऊ में केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान है। वाराणसी में व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय है। नोएडा में है बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये भी कानपुर है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों 2011 की जनगणना से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसमें 2011 जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 912, बी 943, सी 930, डी 917। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 912। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। ठीक है, और पूरे देश का यानी भारत का लिंगानुपात है 943। ये भारत का लिंगानुपात है, इसको भी याद कर लेंगे। ठीक है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले हैं जैसे जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। और सबसे कम लिंगानुपात वाले ज़िले गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, बागपत, कानपुर, बांदा, मथुरा। ठीक है, ये सबसे कम लिंगानुपात वाले ज़िले हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए सीतापुर, बी संत कबीर नगर, सी सुल्तानपुर, डी शाहजहांपुर। इसमें करेक्ट आंसर है
ऑप्शन बी संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर ज़िला गोमती नदी या संत कबीर नगर शहर गोमती नदी तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, सीतापुर, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर ये तीनों ज़िले, तीनों शहर गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, गोमती नदी के तट पर लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर इतने ज़िले गोमती नदी तट पर जो है वो शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए है वर्ष 2019 में, बी वर्ष 2018 में, सी वर्ष 2021 में, डी वर्ष 2020 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। इस राज्य में समान लिंगानुपात स्थापित करने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के लिए, बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए मार्च 2019 में कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसे अप्रैल 2019 से लागू किया गया था। योजना के तहत देय राशि जो है सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। और सुमंगला योजना में लाभार्थी कौन है? लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो, लाभार्थी का परिवार उसकी वार्षिक आय 30 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो, किसी परिवार का अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकता है, किसी महिला को द्वितीय प्रसव के जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ का अनुमान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति लॉन्च की गई। ऑप्शन ए जुलाई 2021, बी 10 दिसंबर 2021, सी 24 जुलाई 2021, डी 6 जून 2023। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 11 जुलाई 2021 उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति लागू की गई। नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 का अनावरण 11 जुलाई 2021 विश्व जनसंख्या दिवस को किया गया था। इसका लक्ष्य है कुल प्रजनन दर को वर्ष 2026 तक 2.7 से घटाकर 2.1 और वर्ष 30 तक 1.7 पर करना है। ठीक है, 2030 तक इसका लक्ष्य है जीवित प्रत्याशा को 64.3 से बढ़ाकर 69 वर्ष करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए कुशीनगर, बी श्रावस्ती, सी सारनाथ, डी संकिसा। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है सारनाथ। धामेक स्तूप ये वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर सारनाथ में स्थित एक विशाल स्तूप है। ठीक है, इसे 249 ईसा पूर्व महान मौर्य शासक अशोक द्वारा बनाया गया था। 500 ईस्वी में इसे जो है इसकी पूरी संरचना 500 ईस्वी में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि ये स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान बुद्ध ने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया था और उसके बाद अपने शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश दिया था। ये बौद्ध वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसमें पक्षियों, फूलों, मनुष्यों और ब्राह्मी लिपि में शिलालेखों को उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, तो ये कुशीनगर में है धामेक स्तूप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य विवाह उत्सव के में दर्पण और रुमाल पकड़कर किया जाता है? ऑप्शन ए नौटंकी नृत्य, बी धुरंग नृत्य, सी स्वांग नृत्य, डी छपेली नृत्य। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छपेली नृत्य। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य छपेली नृत्य, इसे विवाह उत्सव के दौरान दर्पण और रुमाल पकड़कर किया जाता है। ठीक है, और आपका नौटंकी नृत्य ये लोगों द्वारा किया जाने वाला नुक्कड़ नाटक है। ये अधिकतर उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में प्रसिद्ध है। इसमें लोकगीतों और नृत्यों के मिश्रण के साथ लोकगीत, नाटक, पौराणिक कहानी शामिल होती हैं। धुरंग नृत्य
ये डोम और भोटिया लोगों द्वारा गाया जाता है और मृत्यु संस्कारों से संबंधित है। स्वांग नृत्य, स्वांग नृत्य क्या है दोस्तों? ये एक नाट्य नृत्य शैली है जिसमें नकल करना शामिल है। इसके साथ गीत और संवाद का भी संयोजन किया जाता है। ये राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसे नाट्य शैली कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? ऑप्शन ए जनमत संग्रह, बी स्वेच्छातंत्रवाद, सी मत संग्रह, डी प्रथम कार्यवाही। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्वेच्छातंत्रवाद। दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन स्वेच्छातंत्रवाद नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र ये सरकार का एक रूप है जिसमें नागरिक नीतिगत निर्णयों, विधि और अन्य मामलों का वोट के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रत्यक्ष रूप में भाग लेते हैं। दोस्तों, स्वेच्छातंत्रवाद उदारवाद का वह पक्ष है जो राज्य से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देता है। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की 4 विशेषताएं हैं। पहला है जनमत संग्रह। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक प्रस्तावित विधि को मतदाताओं के पास उनके प्रत्यक्ष वोटों द्वारा निपटान के लिए भेजा जाता है। दूसरा है प्रथम कार्यवाही। ये ऐसी विधि है जो विधेयकों को अधिनियम करने के लिए विधेयक का प्रस्ताव दे सकते हैं। एक है मत संग्रह। ये सार्वजनिक महत्व के किसी भी मुद्दे पर लोगों की राय जानने की विधि है। इसका प्रयोग आमतौर पर क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के लिए किया जाता है। और चौथा है प्रत्याह्वान। ये एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से मतदाता किसी प्रतिनिधि या अधिकारी को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले निष्कासित कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए है जयपाल सिंह ने, बी मास्टर तारा सिंह, सी शिबू सोरेन, डी सिद्धू और कान्हू। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, सिद्धू और कान्हू इन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 संथालों पर अत्याचार था। ये कृषक थे और ज़मींदारों के खिलाफ राजमहल पहाड़ियों, अब झारखंड में है, के मैदानी इलाकों में बसने के लिए भाग गए थे। जिन साहूकारों को पुलिस का समर्थन मिला था वे किसानों से दमनकारी वसूली करने और भूमि से बेदखल करने के लिए ज़मींदारों के साथ शामिल हो गए, जिससे ये विद्रोह ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में बदल गया था। ये भारत में हुआ पहला किसान विद्रोह था, ये भी याद कर लेंगे। विद्रोह का कारण था 1793 के स्थायी भूमि वस्तु की शुरुआत। ठीक है, एक 1793 में स्थायी भूमि वस्तु बंदोबस्त आया था जिसकी वजह से ये विद्रोह उपजा था। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने कंपनी शासन को समाप्त करने की घोषणा की और भागलपुर और राजमहल के बीच के क्षेत्र को स्वायत्त घोषित किया। विद्रोह को 1856 में दबा दिया गया था। ठीक है, तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 1812 में, बी 1814 में, सी 1816 में, डी 1818 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1814 में। 1814 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करने और मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, अनुष्ठानों, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा या सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स की स्थापना की थी। 1814 में किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। दोस्तों, राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है, वे आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवीय गरिमा और सामाजिक समानता के सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपना विश्वास एकेश्वरवाद में रखा। उन्होंने एकेश्वरवाद का उपहार लिखा जो दृढ़ विश्वास से साबित करने के लिए वेदों और 5 उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया। प्राचीन हिंदू ग्रंथ एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था?
ऑप्शन ए अल्लूरी सीताराम राजू, बी हेनरी विलियम डोरोजियो, सी रानी गाइदिनलिऊ, डी जोड़ा नांग। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, हेनरी विलियम डेरोजियो। ठीक है, ये यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था। 1820 के दशक के अंत में 1830 के दशक की शुरुआत में बंगाल में युवाओं के बीच एक कट्टरपंथी बौद्धिक प्रवृत्ति उभरी, जिसे यंग बंगाल आंदोलन के रूप से जाना जाता है। दोस्तों, एक युवा एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरोजियो, जिन्होंने 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज में पढ़ाया, ये प्रगतिशील आंदोलन के नेता और प्रेरक थे। डेरोजियो ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा का भी समर्थन किया था। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन से जुड़े हुए हेनरी बिबिनियन डेरोजियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष का पद किसने संभाला? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी बीजी तिलक, सी श्रीनिवास शास्त्री, डी अरविंद घोष। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, श्रीनिवास शास्त्री। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने एमजी रनाडे की मदद से 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? 1905 में, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सोसाइटी का उद्देश्य था भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित करना। ठीक है, 1911 में समाज के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए हितबात गोखले द्वारा प्रकाशन शुरू हुआ। समाज ने राजनीतिक गतिविधियों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों से अलग रहना चुना। ठीक है, गोखले के मरने के बाद श्रीनिवास शास्त्री अध्यक्ष पद पर बने रहे। भारत में कई स्थानों पर छोटे स्तर पर समाज अभी भी काम कर रहा है। ठीक है, तो श्रीनिवास शास्त्री ने गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष पद संभाला था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहला दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए लखनऊ, बी लाहौर, सी बॉम्बे, डी मिदनापुर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लाहौर। दोस्तों, आर्य समाज आंदोलन पश्चिमी प्रभाव की प्रक्रिया का परिणाम था। इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। इनका मूल नाम था मूल शंकर। ये गुजरात के मोराबी राज्य में पैदा हुए थे। पहली आर्य समाज कई औपचारिक रूप से इसके द्वारा 1875 में बॉम्बे में स्थापित की गई थी। बाद में समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल पहली बार 1886 में लाहौर में स्थापित हुआ, जिसमें पश्चिमी शिक्षा के महत्व पर जोर देने की कोशिश की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए केटी तेलंग, बी फिरोज शाह मेहता, सी बदरुद्दीन तैयब द्वारा, डी महादेव रनाडे द्वारा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रनाडे द्वारा। दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में हुई थी। ठीक है, 1867। महादेव गोविंद रनाडे और लोगों द्वारा सरकार और लोगों के बीच एक पुल के रूप में सेवा करने के उद्देश्य से इस संस्थान की स्थापना की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की शुरुआत बदरुद्दीन तैयब ने की थी। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग ने 1885 में, ये तीनों लोग हैं, केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब, इन्होंने 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की शुरुआत की थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में सुब्रमण्यम अय्यर ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रामोसी किसान सेना का आयोजन किया था? ऑप्शन ए प्रफुल्ल चाकी, बी वासुदेव बलवंत फड़के,
सी बी.डी. सावरकर, डी अवध बिहारी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वासुदेव बलवंत फड़के। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी गतिविधियों में से 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा रामोसी किसान सेना का संगठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था 4 लाइनों को बंधित करके सशस्त्र विद्रोह भड़काकर देश को अंग्रेज़ों से छुटकारा दिलाना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें और उन्हें प्रारंभिक से अंतिम गतिविधि तक सही कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, इसमें नंबर 1 है बेल्लोर विद्रोह, दूसरा है सतारा का विलय, तीसरा श्वेत विद्रोह, चौथा है भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन ए, 1 2 3 4। ठीक है, ये इनका तीनों का कालानुक्रम बिल्कुल सही है, क्योंकि वेल्लोर विद्रोह हुआ था आपका 1806 में, और उसके बाद में इस विद्रोह को सर जॉर्ज बॉडलेन के दौरान शुरू हुआ था। ये श्वेत विद्रोह हुआ था आपका 1858 में। भारतीय सांख्यिकी 1869 में। ठीक है, और सतारा का विलय हुआ था 1848 में। ठीक है, तो ये कालानुक्रम के हिसाब से चारों सही हैं, 1 2 3 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए एम.जी. रानाडे, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी पंडित रामाबाई, डी गोपाल हरि देशमुख। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, गोपाल हरि देशमुख। दोस्तों, गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और बौद्धिक विचारक थे। उनका मूल उपनाम सिधाय था। 25 साल की उम्र में देशमुख ने लोकहितवादी नाम से साप्ताहिक प्रभाकर में महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार के उद्देश्य से लेख लिखना शुरू किया था। ठीक है, तो गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेंडेलियन आनुवांशिक विकार नहीं है? ऑप्शन ए हीमोफीलिया, बी सिस्टिक फाइब्रोसिस, सी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डी सिकल सेल एनीमिया। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, ये मेंडेलियन आनुवांशिक विकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, मेंडेलियन आनुवांशिक विकार ये मुख्य रूप से एक जीन में परिवर्तन या उत्परिवर्तन द्वारा निर्धारित होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये सब मेंडेलियन आनुवांशिक विकार में आते हैं, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये इसमें नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? इसमें ऑप्शन ए 1967, 1988, 1992, 1996। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1988। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना 1988 में की गई थी। इसकी स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा की गई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो नीति निर्माताओं को जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार, उसके प्रभाव और भविष्य के जोखिमों के अनुकूल और शमन के विकल्पों का नियमन मूल्यांकन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिष्टी पहल संबंधित है? ऑप्शन ए आर्द्र भूमि संरक्षण से, बी जलवायु परिवर्तन से, सी औषधीय पौधे से, डी मैंग्रोव वृक्षारोपण से। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, मैंग्रोव वृक्षारोपण से। दोस्तों, मिष्टी पहल मैंग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित है। भारत में मैंग्रोव का कुल कवर 4,992 वर्ग किलोमीटर है।
भारत IUNFCC COP 27 के दौरान लॉन्च किए गए जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन में शामिल हुआ था। इसे केंद्रीय बजट 2023-24 में समुद्र तट के किनारे नमक वाली भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए लॉन्च किया गया था। ये भी याद कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति IUCN स्थिति सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सुनहरा लंगूर लुप्तप्राय, बी सुनहरी महसीर खतरे के करीब, सी मालाबार सीबेट गंभीर रूप से लुप्तप्राय, डी नीलगिरी तहर कमज़ोर। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सुनहरी महसीर खतरे के करीब। ये सही सुमेलित नहीं है। सुनहरा लंगूर संकटाग्रस्त या लुप्तप्राय बिल्कुल सही है। ये इसका आवास जो है पश्चिम बंगाल में है, सॉरी पश्चिमी असम में है, असम में है। ठीक है, बंगाल नहीं, असम। ठीक, और मालाबार सीबेट गंभीर रूप से लुप्तप्राय, ये पश्चिमी घाट में है। ठीक है, पश्चिमी घाट। और नीलगिरी तहर कमज़ोर, ये भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली सफ़र एक पहल है। ऑप्शन ए पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय की, बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की, डी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय की। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की। वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली सफ़र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल है। दोस्तों, सफ़र इसका उद्घाटन 2010 में हुआ था। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है। इस प्रणाली को भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली सफ़र एक पहल है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की। ठीक है, ये याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।